तो चलो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताता हूं। अच्छा, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसे बोलते हो आप इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है, तो ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या है ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है वास्तव में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जितने भी गुड्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उसके ऊपर टैक्स का लेवी होता है। आप लोग अपना रजिस्टर जरूर निकाल लेना भाई, कॉन्सेप्ट रजिस्टर जरूर निकाल लेना, और वहां पर ये सारी बातें डियर आप लोगों को नोट करनी है। तो इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है डियर, उसका लेवी किस पर होता है? गुड्स और सर्विसेज पर होता है, राइट। जितने भी गुड्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, राइट, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे मिस्टर ए है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, आपने कभी कुरकुरे खाए हैं? कुरकुरे? ओहो सर, हमने तो बहुत खाए हैं कुरकुरे। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कमेंट करके, ये कुरकुरे कितने रुपए के आते हैं भाई? 10 रुपए के आते हैं, 5 रुपए के आता है? सर ये कुरकुरा जो है अपन 10 रुपए वाला ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा पैकेट होता है, आधी से ज्यादा तो उसमें हवा भरी होती है ना, और जो असली मटेरियल है वो तो बहुत कम होता है कुरकुरे के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो कुरकुरे है दिस इज अ गुड्स, और मुझे नहीं लगता डियर आप में से किसी भी बच्चे ने कुरकुरे नहीं खाए होंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आप लोगों ने कुरकुरे जरूर खाए होंगे, राइट। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई, सब लोगों को बहुत सारा गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुरकुरे आपने जरूर खाए होंगे। अच्छा, ये कुरकुरे कहीं से बनते होंगे डियर, मैन्युफैक्चरर के यहां से। अब जैसे मिस्टर ए सपोज मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरर। तो मिस्टर ए प्रोडक्ट बनाकर सेल करेगा मिस्टर बी को। जो मिस्टर ए है दोस्तों वो प्रोडक्ट बनाकर मिस्टर बी को सेल करेगा। मिस्टर ए प्रोडक्ट बनाकर मिस्टर बी को सेल करेगा, सप्लाई करेगा, तो वो उस पर क्या लगाएगा भैया? टैक्स लगाएगा, ठीक है। और अगर मैं अर्लियर टैक्स की बात करूं तो उसको बोलते थे एक्साइज। खैर अब तो एक्साइज खत्म हो गई। फिर ये बर्डन डालेगा मिस्टर बी पर, ठीक है। साथ में लगता था वैट, वैट को बोलते हैं सेल टैक्स। तो ए से प्रोडक्ट जब बी को सेल होगा तो जो भी टैक्स होगा वो ए बर्डन बी पर डालेगा, राइट। बी से ये बर्डन आएगा दोस्तों किस पर? सी पर आएगा, ठीक है। तो ए मैन्युफैक्चरर है, सपोज करो बी होलसेलर है, सी कौन है भाई? रिटेलर है, रिटेलर। और सी सपोज करो सेल कर देता है मिस्टर डी को। और मिस्टर डी कौन है दोस्तों? यहां पर मिस्टर डी कौन है तो मैं बता दूं, यहां पर मिस्टर डी कौन है? मिस्टर डी है दोस्तों यहां पर कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर होता है ना दोस्तों, इसको हम मिस्टर डी बोलते हैं। तो होता क्या है डियर, सबसे पहले टैक्स लगाया जाता है और बर्डन डाला जाता है दूसरे पर्सन पर, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर डाला जाता है। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की जगह अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करो, अगर मैं आपसे डायरेक्ट टैक्स की बात करूं दोस्तों, अच्छा डायरेक्ट टैक्स में आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो इनकम टैक्स का। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो बंदा इनकम कमाता है उसी को टैक्स देना पड़ता है। सपोज करो मैं बहुत ज्यादा इनकम कमाता हूं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैं बहुत सारी इनकम कमाता हूं, तो बताओ भाई उसका टैक्स कौन देगा? मैं ही तो दूंगा, आप थोड़ी दोगे। अगर आप इनकम कमा रहे हो तो भाई टैक्स आप ही को देना है, आपके पड़ोसी को नहीं देना है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, राइट। तो जो इनकम कमाएगा वही उसका बर्डन बियर करेगा, इसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा लगाया जाता है डियर, इट इज डायरेक्टली लेविएड। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे तो इट इज नॉट डायरेक्टली लेविएड, इट इज इनडायरेक्टली लेविएड। सबसे पहले टैक्स ए के ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि ए गुड्स बनाकर बी को बेच रहा है, तो सरकार पैसा तो बी से ही लेगी टैक्स का।
लेकिन बी उसका बर्डन किस पर डालेगा? मिस्टर बी पर डालेगा। ए उसका बर्डन किस पर डालेगा? मिस्टर बी पर डालेगा। बाद में बी उसको वैल्यू एडिशन करके सी को बेचेगा, तो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा बी से लेगी, ठीक है, जितने का वैल्यू एडिशन हुआ है। लेकिन डियर बी उसका बर्डन किस पर डालेगा? सी पर डालेगा। ऐसे ही सी ये सामान जब डी को बेचेगा, फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा, आप और हम जैसे लोगों को बेचेगा, तो टैक्स का बर्डन सी किस पर डालेगा? डी पर डालेगा। तो अल्टीमेटली जो बर्डन है डियर वो किसको बियर करना पड़ेगा? डी को बियर करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है दोस्तों? जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर जो बर्डन होता है ना, बर्डन, वो बर्डन शिफ्ट होता है। पक्की बात है, वहां पर बर्डन को शिफ्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट किया जाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन इज नॉट शिफ्टेड, इट इज डायरेक्टली लेविएड। दोनों में डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स, है ना? तो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। मैं इनकम कमाऊंगा भैया, मैं ही टैक्स दूंगा, मेरा पड़ोसी टैक्स नहीं देगा, राइट? बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन इज शिफ्टेड, ठीक है? तो दिस इज लेविएड ऑन गुड्स, दिस इज लेविएड ऑन सर्विसेज। लेकिन जो पर्सन गुड्स और सर्विस बनाकर उसको सेल कर रहा है, तो वो उसका बर्डन दूसरे पर्सन पर डालेगा, राइट? जैसे कुरकुरे के केस में होता है, तो आपको कुरकुरे मिलते हैं 10 रुपए के, आपको पता है डियर इस 10 रुपीज में कितना टैक्स इंक्लूड है? इसमें जो टैक्स इंक्लूड है, आप ये मानो कि यहां मैन्युफैक्चरर ने 7 रुपया का बेचा होगा, तो बीच में बार बार टैक्स ऐड करते 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 कंज्यूमर को कितने में मिला? 10 रुपया में। तो इसमें 3 रुपया तो टैक्स का ही इंक्लूड हो गया भाई, है ना? तो आपको कितना गुस्सा आएगा। अच्छा, मैं अगर आपको बता दूं ना, आप दिन भर में कितना इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, बोलो आप कुरकुरे खाना बंद कर दो, लेकिन आप बंद करोगे नहीं डियर, क्योंकि मजा आता है ना, मजा कुरकुरे खाने में। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स का रिकवरी ज्यादा इजी होता है या इनडायरेक्ट टैक्स का रिकवरी ज्यादा इजी होता है? मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि ज्यादा इजी रिकवरी किसकी होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, किसकी रिकवरी ज्यादा इजी होती है? प्लीज माय डियर फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइएगा। सर आपने टैक्सेशन के नोट्स नहीं प्रोवाइड करे, मैं इंटर का कोर्स जनवरी 21 का खरीदा था, आपने नोट्स के नाम पे मॉड्यूल ही दिया है। बिल्कुल जी, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अभी लाइव क्लास के बीच में प्लीज डिस्कशन ना करो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो है ना वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा इसका, राइट? राहुल गुप्ता, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी होता है, बिल्कुल सही बात है जी। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना भैया, उसका कलेक्शन ज्यादा इजी होता है इन कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। इन कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स आपको इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो इजी है। तो बात समझ में आई भाई, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी होता है। क्यों होता है इजी? व्हाट इज द रीजन इजी क्यों होता है? क्योंकि भाई पता ही नहीं लगता, आप दिन भर में इतना सामान खरीद के खा जाते हो, आप दिन भर में घूमने जाते हो, आप अभी तो खैर कोरोना में नहीं जाते होंगे, लेकिन सामान लेके खाते हो, कितना टैक्स देना पड़ता है। आप जो ये कपड़े पहनते हो ना भैया, इसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, तो बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स आप गवर्नमेंट को दे देते हो। तो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना भारी काम है डियर, गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आती है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सीधा सीधा लगता है ना, बहुत ही दर्द होता है हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में तो क्या होता है भाई, वो इंक्लूड होता है। आप यूं समझ लो जी सीधे सीधे, जैसे मान लो हमें किसी के इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन समझते हो, वैक्सीन, तो हमने किसी के इंजेक्शन लगाया, जैसे हमने मिस्टर ए के इंजेक्शन लगाया और दर्द भी मिस्टर ए को हुआ, तो समझ लो भैया ये डायरेक्ट टैक्स है। पेन भी मिस्टर ए को हुआ, ठीक है, मिस्टर ए के इंजेक्शन लगाया और पेन भी किसको हुआ? मिस्टर ए को, तो समझ जाना भैया ये डायरेक्ट टैक्स है। और अगर सपोज करो हमने इंजेक्शन तो लगाया मिस्टर ए के, लेकिन दर्द किसको हुआ? बी को, जोर से चिल्लाया कौन? वाह बी, तो दोस्तों समझ जाना दैट इज कॉल्ड
इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिसके इंजेक्शन लगेगा उसको दर्द होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जिसको इंजेक्शन लगेगा दर्द किसी और के होगा, बर्डन किसी और पर आएगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा एग्जाम में मत लिखना भाई, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, राइट। तो दोस्तों हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जा रहे थे। हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जा रहे थे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्साइज लगाई जा रही थी। अगर हम प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर वैट और यू कैन से सेल टैक्स लगाया जा रहा था। अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया जा रहा था। तो बिजनेसमैन बहुत परेशान था, दुखी था। तो हमारी कंट्री में डियर इनडायरेक्ट टैक्स का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म निकल कर आया, उस रिफॉर्म का नाम है डियर जीएसटी। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है डियर हमारी कंट्री में, जीएसटी। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्सेस थे, उन सारे टैक्सेस को डियर एक जगह पर एक साथ एक नया लॉ बनाकर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और उसका नाम है माय डियर फ्रेंड जीएसटी। तो जीएसटी में क्या हुआ भाई, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे हमारी कंट्री में, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब हमारी कंट्री में एक्साइज, सर्विस टैक्स, जो वैट, ऐसे लगभग 17 टाइप्स के छोटे मोटे सारे मिलाकर जितने भी टैक्सेस हैं, उन सबको माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उन सबको जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राइट। और ये सारी चीजें हैं डियर आर्टिकल नंबर 246A। ये सारी चीजें एक नया आर्टिकल बनाया गया। दिस इज नॉट अ ओल्ड आर्टिकल, दिस इज अ न्यू आर्टिकल 246A। और उसके थ्रू डियर हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है, सबसे बड़ा रिफॉर्म है डियर, वो निकल कर आया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, राइट। मैंने कर दिया है व्हाट्सएप रिप्लाई, जरूर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देंगे, टेंशन मत लो, क्लास के बाद देंगे आपको। तो ये सारी बात है डियर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं जीएसटी के बारे में। चलो जी, तो दोस्तों जीएसटी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को डियर जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा। क्या होता है जीएसटी, तो आप लोग भैया जीएसटी को प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट करो। आप सभी लोगों के लिए इट इज वेरी न्यू, तो आप सभी लोग इसको लिखना स्टार्ट करोगे, है ना। चलो 246A, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो जीएसटी के बारे में डियर आप सबसे पहली जो चीज यहां पर लिखोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मल्टीपल टैक्सेस। सबसे पहली चीज आपको लिखनी है मल्टीपल टैक्सेस, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री में डियर क्या था, मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे, राइट। ओ आप यहां पर कॉपी में नोट करो, ये जो मल्टीपल टैक्सेस हैं उनमें पहला नाम आता है एक्साइज ड्यूटी का, दूसरा नाम आता है डियर जैसे सर्विस टैक्स, है ना, थर्ड नेम आता है जैसे वैट। तो आप ये लिख सकते हो टोटल 17 टाइप्स, 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस।
तो जी बात ये है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सॉरी फॉर दैट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, राइट। कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ऐसे सारे मिलाकर डियर टोटल 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो आप इसके आगे लिखोगे डियर, इसकी जगह पर आ गया है जीएसटी। क्या आ गया है भाई? जीएसटी। जीएसटी ऑन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। तो बिजनेसमैन को डियर बहुत परेशान कर रखा था, मतलब बिजनेसमैन बहुत दुखी था डियर। मतलब ये जीएसटी हमारी कंट्री में कब आया पता है आप लोगों को? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लग रहे थे, है ना। बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ऐसे लगभग 17 टाइप के टैक्सेस लग रहे थे, है ना। तो इन सारे टैक्सेस को लगाने के पीछे क्या था? बिजनेसमैन बड़ा दुखी हो जाता था। कभी एक्साइज डिपार्टमेंट आता था, वो एक्साइज के रिकॉर्ड चेक करेगा, टैक्स का कलेक्शन करेगा, आपसे कहेगा रिटर्न भरो, वो चांटा लगा के जाएगा। फिर सर्विस टैक्स वाले आएंगे, वो सर्विस के बारे में पूछेंगे, फिर वो चांटा लगा के जाएंगे। फिर वैट और सेल टैक्स वाले आएंगे, वो सेल टैक्स और वैट के बारे में पूछेंगे, फिर वो आपके चांटा लगा के जाएंगे। ऐसे दोस्तों 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। व्यापारी को इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा था, इतना ज्यादा दुखी किया जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा हैरान था, परेशान था। तो उसने बोला भाई इतने टैक्सेस मत लगाओ, एक साथ मेरे पंच मार दो, लेकिन चांटे पे चांटे मत लगाओ। तो सरकार ने क्या किया जी? उसके एक बार में पंच लगाया, और उस पंच का नाम पता है क्या है दोस्तों? जीएसटी। कि यार तू ऐसे परेशान मत हो, हम तेरे एक साथ लगाते हैं। तो वो जो एक साथ पंच लगता है ना डियर, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो ये सारे 17 तरह के टैक्सेस, कस्टम को छोड़ देना, कस्टम आज भी जीएसटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि कस्टम एक इंटरनेशनल टाइप का लॉ है। बाकी हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स थे डियर, उन सब को मिलाकर एक कानून पास कर दिया गया, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, वेदर इट इज ऑन गुड्स और वेदर इट इज ऑन सर्विसेज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर नोट करनी है दोस्तों, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप लोगों को पूरा मैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सेकंड पॉइंट आप यहां पर लिखोगे टैक्सेबल इवेंट। जो दूसरा पॉइंट आप यहां पर लिखोगे दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट, उसको हम टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, पहले पुराने अर्लियर लॉ में टैक्सेबल इवेंट अलग अलग होते थे। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है वो ऐसी घटना, वो ऐसा इंसिडेंस जब टैक्स लगाया जाएगा, राइट। तो पहले अगर मैं अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो वहां पर डिफरेंट टाइप के टैक्सेबल इवेंट होते थे। जैसे पहले होता था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता था सर्विस, तीसरा होता था सेल, चौथा होता था डीम्ड सेल, एक्सेट्रा। तो पहले क्या होता था दोस्तों, डिफरेंट टाइप के टैक्सेबल इवेंट होते थे। मैन्युफैक्चरिंग एक अलग इवेंट था, सर्विस एक अलग इवेंट था, सेल एक अलग इवेंट था, ऐसे अलग अलग इवेंट होते थे डियर। अब इन सारे टैक्सेबल इवेंट्स को की जगह एक चीज है, उसका नाम है सप्लाई। दोस्तों पहले इतने सारे टैक्सेबल इवेंट होते थे। मैन्युफैक्चरिंग अलग इवेंट होता था जिसपे एक्साइज लगती थी, सर्विस टैक्स अलग इवेंट सर्विस होता था, सेल टैक्स या जिसको आप वैट बोलते हो वो एक अलग इवेंट होता था। तो डियर इतने सारे इवेंट होते थे। अब गवर्नमेंट ने उन सबको मिलाकर एक नाम कर दिया डियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। अच्छा दोस्तों, जिसने सप्लाई को समझ लिया उसको समझ लो जीएसटी का 50% ग्रिप आ गई उसकी। अगर इफ यू आर नो द मीनिंग ऑफ सप्लाई देन जीएसटी इज क्वाइट इजी फॉर यू, राइट। तो सप्लाई इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी, यू कैन से इट इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी। जिसने सप्लाई को समझ लिया डियर उसके लिए जीएसटी बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो मैं आप लोगों को सप्लाई पर
कंप्लीट एक चैप्टर करवाऊंगा, मैं आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों। तो जिसने सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए दोस्तों जीएसटी इज क्वाइट इजी माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाते रहना डियर। तो टैक्सेबल जो इवेंट होता है उसको हम सप्लाई बोलते हैं। यहां पर ऐसे नहीं होता कि यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, यू आर डूइंग सेल, यू आर डूइंग सर्विस प्रोवाइडर। नो, द कॉमन नेम इज सप्लाई। द कॉमन नेम इज सप्लाई, राइट। तो अब जीएसटी में हम मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं बोलेंगे, वैट, सेल भी नहीं बोलेंगे, सर्विस भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट आप यहां पर लिखोगे असेसी। दोस्तों जीएसटी आने से पहले हमारी कंट्री में असेसी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता था, और यहां पर असेसी का मतलब होता था मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर, ये लोग असेसी होते थे। जो मैन्युफैक्चरिंग करता था उसको मैन्युफैक्चरर कहा जाता था, जो सर्विस देता था उसको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता था, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करता था उसको ट्रेडर कहा जाता था, राइट। अब इन सब की जगह डियर आपको लिखना है टैक्सेबल पर्सन। अब ये जो डिफरेंट टाइप के असेसी होते हैं ना, कि मैन्युफैक्चरर अलग है, सर्विस प्रोवाइडर अलग है, ट्रेडर अलग है, इन सब की जगह डियर एक कॉमन नेम निकल कर आता है, और ये जो कॉमन नेम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। तो अब आपको ये 10 नाम नहीं लेने पड़ते, भाई तू मैन्युफैक्चरर है, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, तुम ट्रेडर हो। नो, इन सब की जगह जो कॉमन नेम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन, राइट। फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ। व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ। पहला आप लिखोगे इंट्रा स्टेट, एक होता है दोस्तों इंटर स्टेट। मैं आपको गारंटी देता हूं डियर, अगर आप ऐसे लिखकर पढ़ोगे ना, सब कुछ आपके माइंड में जाएगा, एवरीथिंग आपके माइंड को मैसेज जाएगा, चीजें आपको याद होंगी। और जब खुद के लिखे हुए से पढ़ते हैं ना दोस्तों, सच्ची बता रहा हूं, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये चीजें मैं आपको प्रिंटेड भी करके दे सकता हूं, लेकिन मैं चला कर नहीं देता डियर, उससे चीजें लर्न नहीं होती। जब आप राइट डाउन करके करते हो तो चीजें याद होती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना डियर, क्या मैं सच बोल रहा हूं, राइट। तो पहला आप लिखोगे इंट्रा स्टेट, दूसरा लिखोगे इंटर स्टेट, और इससे आपका लिखने का भी प्रैक्टिस होता है एग्जाम में। इंटरनेशनल है ना, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट, और एक होता है इंटरनेशनल। सो देयर आर 3 टाइप्स, इंट्रा स्टेट, सेकेंड वन इज इंटर स्टेट, द थर्ड वन इज इंटरनेशनल। तो दोस्तों इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट। जब आप कोई ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट करते हो, विद इन अ स्टेट, जैसे आप राजस्थान के बिजनेसमैन हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे और उसको राजस्थान में सप्लाई करोगे, सेल करोगे, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। और जब आप स्टेट के बाहर करोगे, राजस्थान से सपोज आप गुजरात करोगे, तेलंगाना करोगे, तो आप उसको बोलोगे इंटर स्टेट। क्या बोलोगे? इंटर स्टेट। और जब कोई ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होगा तो दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटरनेशनल। क्या बोलते हो उसको? इंटरनेशनल बोलते हो। अब सुनो, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? जीएसटी आने के बाद क्या हुआ भैया? जो इंटरा स्टेट होता है ना, वो तो आज भी इंटरा ही है। जो इंटरा स्टेट होता है वो तो आज भी इंट्रा स्टेट है। पहले जिसको आप इंट्रा बोलते थे वो आज भी इंट्रा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो दो हैं ये वाले, इन दो को अब आप क्या बोलोगे? इंटर स्टेट। जो इंट्रा है वो पहले भी इंट्रा था, आज भी इंट्रा है। लेकिन जो इंटर स्टेट है या जो इंटरनेशनल है, इन दोनों को डियर अब आपको इंटर स्टेट बोलना है। क्या बोलना है माय डियर फ्रेंड? इंटर स्टेट।
So there are two types of transaction, my dear friend, after the GST regime. The first one is called intrastate and the second one is called interstate. So there are two types of transaction, right? There are two types of transaction. ठीक है, आई थिंक दोस्तों आप लोगों को मेरी बात यहां पर समझ में आ गई होगी। ओके सर, बिल्कुल आ गई है। चलो जी आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन चार्ट बनवाऊंगा। मेरी क्लास में डियर आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी टेबल्स मिलेंगी, जिससे पूरा लॉ, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप इससे कैसा भी क्वेश्चन हो, वेदर ऑब्जेक्टिव हो, डेस्क्रिप्टिव हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मेरी गारंटी है डियर, आप हर क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर पाओगे। दिस इज माई गारंटी। चलिए तो आप लोग चार्ट बनाइएगा और उसमें लिखिएगा पहला पॉइंट गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, है ना। यहां पर आप लिखोगे गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, है ना। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग लिखोगे गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। अच्छा दोस्तों, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज की क्या होना जरूरी है? सप्लाई। देखो अगर जीएसटी लगाना है तो पहली बात तो गुड्स ऑब्लिक सर्विस होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वो जो गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई इज द चार्जिंग इवेंट, सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, जिसके बेसिस पर क्या लगाया जाएगा? जिसके बेसिस पर दोस्तों जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है ना। जिसके बेसिस पर क्या लगाया जाएगा? जीएसटी लगाया जाएगा। तो बताओ भाई, जीएसटी लगने के लिए सबसे पहली बात क्या होना जरूरी है? गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। अब गुड्स क्या होता है भाई? गुड्स को बोलते हैं हिंदी में माल। गुड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? माल। और एक बात बताऊं डियर, ये जो माल होता है ना, ये बहुत चालू होता है? माल बहुत चालू होता है। यस, चालू मतलब मूवेबल। तो कोई भी चीज अगर गुड्स है, इट मीन्स वो मूवेबल है, वो चालू है। चालू चीजें माल होती है डियर। बात समझ में आई आपको? हाँ सर। तो जो चीज माल होता है, माल होना बहुत जरूरी है। माल का मतलब मूवेबल होना बहुत जरूरी है, राइट। और जो माल नहीं है वो सर्विसेज है, ठीक है। तो पहली बात तो भैया या तो गुड्स हो या सर्विस हो, देयर इज नो डिफरेंस। आफ्टर जीएसटी बोथ आर कॉमन। फिर उसका क्या होना जरूरी है? सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। अच्छा, सप्लाई पर दोस्तों हम यहां पर पूरा लेक्चर लेंगे अलग से, पूरा टॉपिक है ये सप्लाई। अच्छा, तो जब गुड्स भी होगी, सर्विस भी होगी, फिर उसका सप्लाई भी होगा। तो सप्लाई होने के बाद क्या अट्रैक्ट होगा डियर? तो वो जो अट्रैक्ट होता है ना, उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी बोलते हैं, राइट। उसको हम जीएसटी बोलते हैं, है ना। और फिर डियर इसको हम यहां पर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा। जो पहला वाला पार्ट है उसको आप क्या बोलोगे? इंट्रा बोलोगे, है ना। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसको आप इंटर बोलोगे। मतलब एक तरफ इंट्रा और दूसरी तरफ इंटर, ठीक है। और बीच में लिखोगे भाई ट्रांजिक्शन। बीच में क्या लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स? ट्रांजिक्शन, राइट। सो आफ्टर जीएसटी रिजीम, जीएसटी आने के बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिक्शन, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिक्शन। The first one is called intra and the second one is called inter, right? There are no international transaction, ठीक है। अब दोस्तों ये जो इंटरा होता है ना, इंटरा, इंटरा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विशाल भैया कह रहे हैं
कि सर सीए स्टूडेंट के लिए, भैया सीए स्टूडेंट का नया बैच शुरू करूंगा मैं फाउंडेशन एग्जाम के जस्ट बाद। चलो, तो ये सारी बातें आप मेरे से व्हाट्सएप पर करो भाई, ठीक है, यहां पर नहीं करो लाइव क्लास में, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखेगा, वहां पर बात करो, राइट। चलो, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटर। एक को इंट्रा बोलेंगे और एक को अपन इंटर बोलेंगे, राइट। अच्छा, जो इंट्रा ट्रांजेक्शन होता है भैया, वहां पर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और आप इसको यूटी जीएसटी भी बोल सकते हो। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये सारी चीजें डियर आपको नोट करनी है अपने रजिस्टर में, ध्यान रखना इस बात को। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और ऑब्लिक करके लिखेंगे यूटी जीएसटी, ठीक है। चलो, एक काम करते हैं दोस्तों, ये पूरा पेज एक बार आप छोड़ दो, एक बार ये पूरा ब्लैंक पेज आप छोड़ दो, और इस ब्लैंक पेज के बाद में थोड़ी सी मैं आपको सेपरेट बातें नोट करवाऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। एक पूरा ब्लैंक पेज आपको छोड़ना है। इसके बाद पहले आप एक चीज लिख लो, इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। दोस्तों, इंडिया जीएसटी कहां लगता है? इंडिया पर लगता है इंडिया पर लगता है। ये जो जीएसटी होता है ना, ये इंडिया में लगाया जाता है। जीएसटी कहां लगाया जाता है भाई? इंडिया में लगाया जाता है, ये इंडिया में लगाया जाता है। ओके, चलो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों का जनरल नॉलेज चेक कर लेता हूं, देखता हूं आप लोगों को कितना जनरल नॉलेज है ना। चलो, जनरल नॉलेज चेक कर लेते हैं आप लोगों का, राइट। तो हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम यहां पर दोस्तों इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलो, मुझे फटाफट से बताओ कितने स्टेट होते हैं इंडिया में और कितना यूटी होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट होते हैं और बहुत सारे यूटीज होते हैं। देखता हूं सबसे पहले कमेंट करके कौन बताएगा। देखता हूं भाई आप लोगों का जीके कैसा है ना। देखता हूं आप लोगों का जीके कैसा है। तो दोस्तों, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि इंडिया में कितने तो स्टेट हैं और कितने यूटी हैं, जरा बताना प्लीज। देखता हूं कौन बताता है बताओ भाई, फटाफट से बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। विशाल का आंसर रॉन्ग है और ये जो पीनी टिकू है इनका सही है, राइट। तो दोस्तों मैं बता दूं, हमारे यहां पर 28 स्टेट्स हैं। जो जम्मू कश्मीर स्टेट था ना भैया, वो अब यूटी हो गया है, तो जिसने 29 बोला उसका रॉन्ग है भैया। 28 स्टेट्स हैं, याद रखना, ठीक है। और यूटी हमारे 8 हैं, 8 यूटी हैं डियर। तो जम्मू कश्मीर का अभी कुछ चेंज हुआ है, पता है आप लोगों को। उसके बाद हमारे कंट्री में 28 तो हो जाते हैं स्टेट्स और 8 हो जाती हैं यूटीज। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो जो लोग 7 बोल रहे हैं भाई, उनका रॉन्ग है, ठीक है। ईशा का भी रॉन्ग है भाई। चलो, तो 28 स्टेट होते हैं और 8 यूटीज होते हैं, राइट। अच्छा दोस्तों, ये जो 28 स्टेट होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा लिख लो, हैव ओन लेजिस्लेशन, हैव ओन लेजिस्लेशन। ये जो 28 स्टेट होते हैं, इनका खुद का लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन मतलब इनका खुद का कानून होता है, मतलब इनकी खुद का एक लॉ है, इनका खुद का एक लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन है, इनकी लेजिस्लेशन असेंबली है, जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं। ये जितने भी 28 स्टेट होते हैं ना,
इनकी खुद की लेजिस्लेशन असेंबली होती है, जिसको आप लोग विधानसभा बोलते हो। अभी मैं जहां से पढ़ा रहा हूं ना डियर, वो राजस्थान की विधानसभा के बिल्कुल बगल में बैठा हूं मैं, राइट। तो इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और एक बार और बताऊं डियर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ओहो, ये क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर आश्रित है। नो, इनका खुद का सरकार है, इनकी खुद की असेंबली है, ये इंडिपेंडेंट है डियर, राइट। इनका खुद का रेवेन्यू सोर्स है, इनकी खुद की पुलिस होती है ना। जैसे राजस्थान की पुलिस अलग है, यूपी की अलग है, गुजरात की अलग है, तेलंगाना की अलग है। सो यू कैन से दे आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राइट। लेकिन डियर ये जो 8 यूटीज होती हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, पूरे जीएसटी में काम आएगा आपके। ये जो 8 यूटी होती हैं डियर, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरीज। यहां पर 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, जैसे पहला नाम आप लिखोगे दिल्ली, है ना। दूसरा नाम लिखोगे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। और तीसरा नाम लिखोगे J&K, जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली का नाम लिखोगे, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का नाम लिखोगे, और J&K का नाम लिखोगे। J&K बोले तो जम्मू कश्मीर। और बाकी जो 5 यूटी हैं वो अलग हैं। अच्छा, इन 5 यूटी में कौन आते हैं? बाकी के 5 यूटी कौन है, फटाफट बताओ। अंडमान निकोबार, मान या मत मान, मैं हूं अंडमान। तो एक तो आता है अंडमान निकोबार, एक आता है भैया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। एक आता है दादर नागर हवेली, है ना। एक आता है दमन एंड ड्यू, ठीक है, दमन ड्यू, राइट। और एक आता है चंडीगढ़, ठीक है। और एक आता है लद्दाख। तो अच्छा एक बात बताऊं डियर, दमन ड्यू और दादर नागर हवेली जो छोटे थे, इनको एक कर दिया, तो अभी टोटल 5 है। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, जो दादर नागर हवेली है डियर, उसमें दमन दीव को मर्ज कर दिया है, ठीक है। चंडीगढ़ भी एक अलग यूटी है। और लद्दाख, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था और जम्मू कश्मीर स्टेट था, लेकिन अब उसको अलग कर दिया डियर। लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, राइट। तो ये सारी बात समझ में आई आप लोगों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं डियर। तो ये जो 3 है भैया, मैंने इनका नाम अलग क्यों लिखा, और बाकी जो 5 यूटी अदर हैं, मैंने इनका नाम अलग क्यों लिखा, ये मैं बता दूं आप लोगों को। व्हाट इज द रीजन? ये जो 3 है ना, दिल्ली, पौंडीचेरी, J&K, इनका खुद का है वो ओन लेजिस्लेशन। भैया इनका खुद का लेजिस्लेशन होता है। अच्छा सर, आप तो कह रहे हो ये यूटी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यूटी तो होते हैं, लेकिन इनको कुछ पावर स्टेट के मिले हुए होते हैं। अच्छा बिल्कुल। अब जैसे दिल्ली है डियर, पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर है, तो यहां पर इनकी खुद का सीएम होता है इनका। हाँ, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम, इनकी खुद की असेंबली होती है, लेकिन डियर इन्हें बहुत लिमिटेड पावर्स होते हैं। जैसे पुलिस इनकी नहीं होती, यहां पर पुलिस सेंट्रल की होती है। अब केजरीवाल जी चिल्लाते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरी सुनती नहीं है, तो सुनेगी कैसे? क्योंकि डियर इनको फुल फ्लैश पावर्स नहीं है। समझो, आप मेरी बात को समझो। यहां पर ये जो 3 स्टेट के मैं आपको नाम बता रहा हूं ना, इनको फुल फ्लैश पावर नहीं है, लेकिन इनको स्टेट के पावर भी मिले हुए हैं। ना तो ये पूरे स्टेट हैं और ना ही दोस्तों ये पूरे यूटी हैं। ये बीच की सिचुएशन में है डियर, समझते हो ना आप लोग, ये बीच वाली सिचुएशन में है। तो आपको एक बात बताता हूं डियर, आपको एक बात बताता हूं। यहां पर एक चीज लिखो, स्टेट, स्टेट includes a UT with legislative. States include a UT with legislative.
सपोज करो दोस्तों कोई स्टेट है, ठीक है, उसमें यूटी भी शामिल होते हैं विथ लेजिस्लेटिव स्टेट। कहने का मतलब यह है, अगर मैं आपसे जीएसटी में पूछूं कि कितने स्टेट हैं, तो आप यहां पर बोलोगे 29, 30, 31, ठीक है। अगर मैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोस्तों आपको बोलना है 31 स्टेट्स। देखो वैसे हमारी कंट्री में 28 स्टेट ही हैं, लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं डियर जिन्हें थोड़ा थोड़ा पावर स्टेट का मिला हुआ है, थोड़ा थोड़ा पावर स्टेट का मिला हुआ है डियर। तो आप अगर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो यू कैन से देयर आर 31 स्टेट्स। आपको बोलना पड़ेगा दोस्तों कि देयर आर 31 स्टेट्स, आपको 31 स्टेट्स बोलना पड़ेगा, राइट, ओके। और ये जो बाकी के 5 यूटी हैं डियर, इनके बारे में एक बात बताता हूं आपको, इनके बारे में एक बात बताता हूं। नो ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों इनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, राइट। बिल्कुल स्नेहा गोयल आपका रॉन्ग है। 29 स्टेट कहां से होंगे बताओ? 28 स्टेट हैं, 3 यूनियन टेरिटरी है, तो उनको मिला लो तो जीएसटी में आपको 31 स्टेट मानने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं आपको। बाकी के जो 5 यूटी हैं, जिसमें अंडमान आता है, लक्षद्वीप आता है, दादर नागर हवेली, दमन दीव आता है, जैसे उसके अंदर आपका जो है लद्दाख वाला एरिया आता है, ये वो यूनियन टेरिटरी है डियर। ये 5 वो यूनियन टेरिटरी है जिनकी खुद की कोई असेंबली नहीं है। ओ माय गॉड, नो ओन गवर्नमेंट। इनकी खुद की भैया कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इनकी खुद की कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, राइट। इनकी खुद की कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, बट डिपेंड अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट, बट डिपेंड अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट। बल्कि ये तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं। और ब्रैकेट में लिख लो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर दोस्तों प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हिंदी में बोले तो राष्ट्रपति शासन होता है। यहां पर राष्ट्रपति जो होता है ना, किसका पति? राष्ट्र का पति, वो सारी चीजें देखता है। यहां की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, एवरीथिंग। ये सारी बातें डियर मैं बता रहा हूं, ये बहुत काम आएगी। तो अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो यू कैन से देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी, नहीं 5 यूटी। तो आप यहां 31 तो बोलोगे स्टेट जीएसटी में, 31 तो स्टेट बोलोगे और 5 आप यूटी बोलोगे। 31 स्टेट बोलोगे, 5 यूटी बोलोगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है डियर? अब आप अपने मेन चार्ट पर आ जाओ, ये हमारा मेन चार्ट है दोस्तों। सभी लोग अपना मेन चार्ट निकाल लो। और मैं वहां पर आप लोगों को 2 तरह के ट्रांजेक्शन्स बता रहा था। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटर, राइट। अच्छा दोस्तों, जो ट्रांजेक्शन हमारा इंट्रा होता है, इंट्रा का मतलब विद इन अ स्टेट होता है, तो वहां पर सीजीएसटी प्लस लगाया जाता है एसजीएसटी, और आप इसको यूटीजीएसटी भी बोल सकते हो। अच्छा दोस्तों, आप लोग जो है ना, जब नोट्स बना रहे हो तो आप एक अलग से कहीं अपना एक ब्लैंक पेज निकाल लेना, क्योंकि दोस्तों जब मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा, एट दैट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है, एट दैट टाइम ऐसा हो सकता है कि जब मैं आप लोगों को जीएसटी पढ़ा रहा हूं, जब मैं आप लोगों को जीएसटी पढ़ा रहा हूं, तो मेरे मुख वचन से कुछ गोल्डन स्टेटमेंट निकल कर आ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें निकल कर आ सकती है
जो आप लोगों को पूरे जीएसटी में बहुत ज्यादा काम आएंगी, तो आप लोग डियर उनको अलग से लिख लेना। दीज आर कॉल्ड गोल्डन स्टेटमेंट। जैसे मेरे मुख वचन से डियर जो सबसे पहला गोल्डन स्टेटमेंट निकल कर आता है वो ये है कि जब जब जीएसटी लगेगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना डियर, इसको जहां भी लिखना चाहो लिख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब जब हमारी कंट्री में जीएसटी लगेगा तो रेवेन्यू दोनों गवर्नमेंट्स को इक्वल इक्वल मिलेगा। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन, दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट। जब जब हमारी कंट्री में जीएसटी लगाया जाएगा, जब जब हमारी कंट्री में जीएसटी लगाया जाएगा, तो रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू वो दोनों गवर्नमेंट्स को बराबर बराबर मिलेगा, इक्वल रेशो में मिलेगा। अगर सपोज करो हमारी कंट्री में सीजीएसटी का रेट 8% है, तो एसजीएसटी का भी 8% होगा। ठीक है, 8% होगा डियर। अगर हमारी कंट्री में सीजीएसटी 8% है तो एसजीएसटी भी 8% होगा, क्योंकि जीएसटी को लाने के पीछे लॉजिक ही यही था कि दोनों गवर्नमेंट को इक्वल रेवेन्यू मिलना चाहिए। अगर सीजीएसटी का रेट 12% है तो एसजीएसटी का भी 12% होगा। अगर सीजीएसटी का रेट 6% है तो एसजीएसटी का भी 6% होगा। तो दोनों रेवेन्यू बराबर बराबर होगा, दोनों गवर्नमेंट्स को इक्वल होगा। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, ये जो सीजीएसटी होता होगा, ये जो सीजीएसटी होता होगा, ये जो सीजीएसटी होता होगा मेरे भाई, ये किसको मिलता होगा? कौन बताएगा मुझे? अगर गवर्नमेंट सीजीएसटी लगाती है तो ये किसको मिलेगा सीजीएसटी? प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। सर, इट इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो सीजीएसटी है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। दिस इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा दोस्तों, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है इसको हम सीजीएसटी बोलते हैं। तो ये कौन से लॉ में लगाया जाता है? लिख लो भाई, सीजीएसटी एक्ट 2017। हमारी कंट्री में कोई भी टैक्स लगता है डियर तो उसका लॉ जरूर होता है, उसका लॉ जरूर होता है। तो जब जब सीजीएसटी लगाया जाएगा, सो दिस इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके लिए हमारी कंट्री में कौन सा एक्ट पास किया गया है भाई? सीजीएसटी एक्ट 2017, राइट। और ये कहां से कहां तक होता है? सेक्शन 1 से लेकर 174, सेक्शन 1 से लेकर 174। टेंशन मत लेना दोस्तों, सारे सेक्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, आपका बहुत लिमिटेड कोर्स होता है। लेकिन मैं बता दूं डियर, फॉर योर नॉलेज 1 से लेकर 174 सेक्शंस आर देयर। और हमारी कंट्री में इसका ओनली 1 एक्ट है। हमारी कंट्री में दोस्तों इसका ओनली 1 एक्ट है, ओनली 1 एक्ट। ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं भैया एसजीएसटी की। ये जो एसजीएसटी होता है, ठीक है, ये जो एसजीएसटी होता है दैट इज पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी किसको मिलेगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर सपोज करो आप कोई ट्रांजैक्शन राजस्थान के अंदर कर रहे हो तो वहां पर एक तो लगाया जाएगा सीजीएसटी और एक लगाया जाएगा एसजीएसटी। तो सीजीएसटी तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन दोस्तों जो एसजीएसटी होता है, जो एसजीएसटी होता है वो किसके पास जाएगा? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। वो कहां जाएगा भाई? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और मैं बता दूं डियर, जब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा तो वहां पर लगता है एसजीएसटी एक्ट 2017। इसके लिए हमारी कंट्री में एसजीएसटी एक्ट लगाया जाता है 2017। और मैं बता दूं 1 से लेकर
174 सेक्शंस आर देयर, 1 से लेकर 174 सेक्शंस आर देयर। और मजे की बात देखो दोस्तों, यहां पर 31 एक्ट हैं। ओहो, मतलब मैंने कहा था ना जीएसटी में आपको 31 स्टेट मानने हैं, 28 तो फुल फ्लैश स्टेट हैं और 3 यूटी हैं जिनको भी स्टेट पावर्स मिले हुए हैं। तो हमारी कंट्री में टोटल 31 एक्ट पास किए गए हैं। 31, ओ माय गॉड, 31 एक्ट पास कर दिए। हाँ जी, और मैं बता दूं डियर, यहां पर बिल्कुल वो सेक्शन है जो सीजीएसटी में है, 1 से 174, और जो एसजीएसटी है उनका भी 1 से 174। आप लाइन टू लाइन मिला लो, वर्ड टू वर्ड मिला लो। अच्छा दोस्तों, आप में से मुझे कितने लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट ने 31 एसजीएसटी लॉ क्यों बनाए? जब उनका लैंग्वेज सेम है, जब उसमें वर्ड सेम है, तो फिर इतने सारे बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों 31 एक्ट पास करने पड़े? कोई बताएगा डियर मुझे कि यहां पर गवर्नमेंट को 31 एक्ट क्यों पास करने पड़े डियर? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि जब हमारी कंट्री में जीएसटी लाया गया तो कुछ टैक्सेस केवल स्टेट गवर्नमेंट को मिलते थे और कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते थे। जैसे एक्साइज सेंट्रल को मिलती थी, सर्विस टैक्स सेंट्रल को मिलता था, जिसको आप वैट और सेल टैक्स बोलते हो वो स्टेट को मिलता था। तो बड़ी दिक्कत आती थी डियर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया डियर कि भाई एक कंप्लीट लॉ ले आओ पूरी कंट्री में, 1 कंट्री 1 टैक्स। लेकिन डियर गवर्नमेंट इस बात पर रेडी नहीं हुई, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने ये बोला भाई एक काम करते हैं, रेवेन्यू बराबर बटेगा, कि बिल्कुल जी बिल्कुल रेवेन्यू सबको इक्वल रेशो में डिवाइड होगा। दूसरी बात, सारे स्टेट गवर्नमेंट बोले भाई आप जब लॉ पास कर रहे हो सीजीएसटी एक्ट, तो एसजीएसटी का भी अलग से लॉ होना चाहिए, क्योंकि कलने को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर दे जी हम रेवेन्यू नहीं देंगे स्टेट को, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हर इंसान डियर पावर अपने पास रखना चाहता है। तो जब हमारी कंट्री में जीएसटी को लाया गया तो हर स्टेट का अपना एसजीएसटी एक्ट पास हुआ डियर। तो अगर आप जीएसटी का एक एक्ट पढ़ लो सीजीएसटी, क्योंकि मैं आपको जितने भी सेक्शन पढ़ाऊंगा वो सीजीएसटी के पढ़ाऊंगा, इसका मतलब 31 एसजीएसटी आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि जो सीजीएसटी में लिखा है ना वही एसजीएसटी में लिखा है। सो दिस इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट्स डियर। हर स्टेट अपनी पावर अपने पास रखना चाहता है। तो हमारी कंट्री में डियर 31 एसजीएसटी एक्ट पास किए गए। अच्छा सर, ये यूटी जीएसटी का पैसा कहां जाता होगा? कोई बताएगा मुझे? यूटी जीएसटी का पैसा किसको मिलता होगा डियर? किसको मिलता होगा? तो मैं बता देता हूं किसको मिलता होगा। पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो यूटी जीएसटी का पैसा है ये किसको मिलता होगा? पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पर यूटी जीएसटी एक्ट 2017, क्योंकि जो यूटी जीएसटी होता है वो लगाया जाता है और वो सेंट्रल के पास ही जाता है। अच्छा मुझे कोई बता दो भाई, सीजीएसटी भी सेंट्रल के पास जाता है, यूटी जीएसटी भी सेंट्रल के पास जाता है, तो इनको अलग अलग लगाने की क्या जरूरत है? अगर आप अंडमान में कोई ट्रांजैक्शन करोगे, मान या मत मान मैं हूं अंडमान, तो वो इंट्रा ट्रांजैक्शन है क्योंकि वो अंडमान के अंदर हुआ है। तो वहां अगर 9% सीजीएसटी है तो 9% यूटी जीएसटी है, तो अलग अलग लगाने की क्या जरूरत है? पूरा 18% लगा दो भाई। यूटी जीएसटी का पैसा भी किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास। व्हाट इज द लॉजिक? रीजन माय डियर फ्रेंड, कि जाता तो सेंट्रल के पास है, लेकिन सेंट्रल ने हर यूटी का सेपरेट रिजर्व बना रखा है। जो पैसा अंडमान का होता है उसको अंडमान के बैग में रखा जाता है, अलग अलग बैग बना रखे हैं। लक्षद्वीप का पैसा लक्षद्वीप के लिए रखा जाता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉमन फंड। सीजीएसटी इज द पार्ट ऑफ कॉमन फंड, बट यूटीजीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमन फंड ऑफ इंडिया। इट इज सेपरेटली रिजर्व, अलग अलग बैग बना रखे हैं डियर। और बात भी सही है डियर, अंडमान का पैसा लक्षद्वीप पर खर्च नहीं होना चाहिए, लक्षद्वीप का पैसा अंडमान पे खर्च नहीं होना चाहिए। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट कह रहा हूं डियर, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि जब जब हमारी कंट्री में यूटी जीएसटी लगेगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना इस लाइन को एक अलग पेज पे, दिस इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। जब जब हमारी कंट्री में यूटी जीएसटी लगेगा, इट इज इक्वल टू एस जीएसटी माय डियर फ्रेंड। यूटी जीएसटी को हमेशा एस जीएसटी के बराबर माना करो, इक्वल माना करो।
कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जब जब यूटी जीएसटी लगे ऐसे माना करो कि वो एस जीएसटी है। पूरे जीएसटी में डियर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, राइट। तो एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है डियर तो मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।